हेलो दोस्तों। सुना, अभी हम बात करेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। ये स्टार्ट करते हैं। पहले पहले हम समझेंगे कौन कौन सी हिंसा घरेलू हिंसा कंसीडर की जाएगी, क्या इसमें डोमेस्टिक वायलेंस क्या क्या है, क्या कंसीडर किया जाएगा, क्या क्या पेनल्टी है, क्या क्या उसको रिलीफ मिलेगा जो अक्यूज पर्सन है, ब्ला 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 ब्ला। स्टार्ट करते हैं। तो एक्ट क्या है? द द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। 2005 हिंदी में इसको बोलते हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। तो इसमें चैप्टर थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बड़ा एक्ट है। चैप्टर इसमें 5 है एंड इसमें सेक्शन टोटल 37 है। जब आप बेयर एक्ट डाउनलोड करोगे ऊपर ही लिखा रहता है, मतलब पहले सेक्शन क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, सब लिखा रहता है। तो ऐसे ही बता देते हैं। चैप्टर इसमें 5 है एंड इसमें सेक्शन टोटल सेक्शंस 37 है। ठीक, हम पूरे 37 एक्ट नहीं करेंगे, जो थोड़ा सा भी रिलेवेंट दिखेगा उसको कर लेंगे। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो एवरीबडी शुड नो, तो वो मैं ज़रूर करूँगा। आगे करते हैं। ये किस लिए बनाया गया है, पहले ये इसका लिख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब किस लिए ये आया है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, घरेलू हिंसा होती है, उससे महिलाओं को बचाने के लिए, उससे उनको अधिकार दिलाने के लिए ये एक्ट आया है, ताकि उनको सुरक्षा मिले एंड उनके अधिकारों को संरक्षण हो। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। इसको लिख लेते हैं, धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम वायलेंस occurring within the family। जो फैमिली के अंदर वायलेंस उठ रहा है उससे प्रोटेक्शन के लिए, और डोमेस्टिक रिलेशनशिप इसकी बस आगे बताता हूँ डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। एंड टू प्रोवाइड देम immediate and effective civil remedies। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया उसका। एंड सीधा स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 क्या बताता है? तो सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, कहाँ तक इसका विस्तार है, एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल यानी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। शॉर्ट टाइटल क्या होगा इसका? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये इसका शॉर्ट टाइटल हो जाएगा। एंड एक्सटेंड कहाँ तक है? ये ऑल ओवर इंडिया यानी पैन इंडिया बोल सकते हैं, पैन इंडिया तक। पहले ये 2019 के पहले ये जम्मू कश्मीर पे अप्लीकेबल नहीं था, बट अभी की बात करें अगर, तो ये पैन इंडिया में अप्लीकेबल है। एंड कमिसमेंट में इसके दो डेट आएंगी, एक इनएक्ट की मतलब पारित कब हुआ, एंड एक लागू कब हुआ। पारित हुआ हमारे 13 सितंबर 2005 एंड इम्प्लीमेंट हुआ हमारे 26 अक्टूबर 2005 को। बात करते हैं सेक्शन 2 क्या बताता है। सेक्शन 2 एज वी नो, नॉर्मली हर सेक्शन 2
डेफिनेशंस की बात करता है। हर एक्ट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट होगा, उसमें भले ही कहीं पे सेक्शन 3 है, आगे कुछ एक्ट पढ़ रखा है उसमें है, बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली याद रखें सेक्शन 2 डेफिनेशन बताता है। तो डेफिनेशन इसके अंदर है सेक्शन 2A, अग्रीव्ड पर्सन। कौन? अग्रीव्ड, अग्रीव्ड पर्सन। अग्रीव्ड पर्सन, अग्रीव्ड पर्सन कौन होता है? जिसको बोल देते हैं अग्रीव्ड पर्सन, मतलब जिसको जोखिम हुआ है, यानी व्यथित पर्सन, मतलब जो घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति है उसको बोलेंगे अग्रीव्ड पर्सन। अग्रीव्ड पर्सन लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं। कौन होगा अग्रीव्ड पर्सन? मीन्स, मीन्स एनी वुमन, मीन्स एनी वुमन who is or has been in a domestic relationship, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो कि दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज एफ में, सेक्शन 2 क्लॉज एफ में दिया गया है डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। विद द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट की बात इसके जस्ट आगे ही करेंगे। रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट जो कि दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज क्यू में। एंड हु alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? जो घरेलू हिंसा में प्रत्यर्थी के साथ रहा है, मतलब हटाते हटाते सीधा ऐसा व्यक्ति में वुमन आ जाएगी, हम बात अग्रीड पर्सन की तरफ से ही कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यर्थी यानी रिस्पोंडेंट के साथ घरेलू नातेदारी यानी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा है। क्या होता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप? आगे बता रहा हूँ। जो व्यथित व्यक्ति के साथ यानी रिस्पोंडेंट के साथ रिलेशनशिप में रहा हो, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा हो, एंड जिसका इल्ज़ाम है कि उसके साथ रिस्पोंडेंट ने यानी जो क्या बोलते हैं प्रत्यर्थी यानी जिसने कांड किया है उसने उसके साथ हिंसा की है, वो अग्रीव्ड पर्सन होता है। समझे? नहीं समझे? एक बार फिर ट्राई करता हूँ। मीन्स वो पर्सन जिसका इल्ज़ाम, जो अग्रीड पर क्या यार दिमाग में रख बोलता हूँ। अग्रीड पर्सन वो पर्सन जो रिस्पोंडेंट के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहता है एंड जिसका इल्ज़ाम है कि रिस्पोंडेंट ने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है। सच पर्सन शैल बी कंसीडर्ड एज अग्रीड पर्सन। या आगे बात करते हैं क्या होता है, ये बार बार आ रहा है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। क्या होता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप? तो यहाँ पे पॉइंट डाल के लिख लेते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप ऐसा बंधन, ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा रिश्ता जो किसी दो व्यक्तियों के बीच होना चाहिए एंड उसमें क्या क्या हो सकता है, चाहे ब्लड रिलेशन हो वो कहलाएगा, एंड या वैवाहिक संबंध हो यानी क्या बोलते हैं मैरिज हो वो कहलाएगा, एंड चाहे कोई अडॉप्टेड रिलेशनशिप हो, जैसे किसी ने कोई बच्चा गोद लेता है, अडॉप्टेड रिलेशनशिप हो वो कहलाएगा। बस 3 चीज़, बट बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि वो एक साथ रहने चाहिए, मतलब एक साथ वो रह रहे हों, ऐसा नहीं हो कहीं दूर दूर हो तब नहीं कंसिडर किया जाएगा। वो दोनों एक घर में एक साथ रह रहे हों, इन दोनों में से कोई रिश्ता क्या होता है? एनी रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन बाई मतलब बाई किससे किससे, चाहे ब्लड रिलेशनशिप हो, चाहे ब्लड रिलेशन हो, एंड चाहे मैरिज हो, चाहे मैरिज वाला रिलेशन हो, एंड या कोई अडॉप्टेड
अडॉप्टिव लिख देते हैं, अडॉप्टिव रिलेशनशिप हो, देन बट देयर विल बी ओनली वन कंडीशन, बट इफ दे लिव टुगेदर, तभी बस एक ही कंडीशन है कि वो एक साथ रहने चाहिए, तभी माना जाएगा कि ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। ठीक, अब बात कर लेते हैं रिस्पोंडेंट कौन होता है। अभी बार बार आ रहा था ना कि रिस्पोंडेंट जो कांड करता है वो सेक्शन 2Q बताता है हमारे को रिस्पोंडेंट के बारे में। रिस्पोंडेंट 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 तो रिस्पोंडेंट वो होता है, मतलब ये सीधा सीधा बात की गई है, ये मेल ही होगा, मेल ही होगा। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई है, तो सीधा इसमें बताया गया है कि कोई वयस्क मेल यानी अडल्ट मेल जो अक्यूज्ड के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहता है या रह चुका है, एंड जिसके खिलाफ ये मामला दर्ज है कि उसने ये वायलेंस किया है एंड जिससे कंपनसेशन की मांग की गई है, ये तो वो पर्सन कंसिडर किया जाएगा एज ए रिस्पोंडेंट, एज ए रिस्पोंडेंट। तो लिख लेते हैं, मीन्स रिस्पोंडेंट मीन्स any adult male person who's or has been or has हो गया, has been in a domestic relationship with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under दिस एक्ट। वही वो पर्सन कंसिडर किया जाएगा जो वो रहता हो उसके साथ घरेलू नातेदारी में या रह चुका हो, एंड जिसके खिलाफ ये आरोप हो कि उसने हिंसा की है, एंड जिसके खिलाफ ये कंप्लेन की गई हो कुछ हमको कुछ रिलीफ या कंपनसेशन चाहिए, तो वो पर्सन कंसिडर किया जाएगा एज अ रिस्पोंडेंट। आगे सेक्शन 2Q के बाद जो इम्पोर्टेंट लगा वो है सेक्शन 2B। क्या बात करता है? चाइल्ड के बारे में। चाइल्ड कौन होगा? इस एक्ट में बात कर रहे हैं, इस एक्ट में वो चाइल्ड होगा जो जिसकी एज होगी लेस देन 18 ईयर। ऐसे लिख देते हैं सिंपल, जिसकी एज होगी लेस देन 18 ईयर, सच पर्सन शैल बी कंसीडर्ड एज चाइल्ड। एंड आफ्टर दैट सेक्शन 2E जो कि बताता है DIR यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। DIR के बारे में, DIR यानी क्या बोलता है? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं घरेलू घटना रिपोर्ट। ये कौन सी रिपोर्ट होती है? जिसको अक्यूज्ड पर्सन की अपील पे लिखा जाता है, यानी दर्ज किया जाता है। रिपोर्ट है तो दर्ज लिख बोल देते हैं। ऐसी रिपोर्ट जो किसी अक्यूज्ड पर्सन के द्वारा अपील पर दर्ज की जाती है, सच रिपोर्ट शैल बी कंसीडर्ड एज DIR। इसको लिख लेते हैं? नहीं, ऐसे रहने देते हैं, लिख ही लेते हैं, क्या जा रहा है। मीन्स a report made in the prescribed form on receipt of complaint by domestic violence
ऑन अग्रीव्ड पर्सन। वही बोला है कि इसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, मतलब जैसा गवर्नमेंट बोल ली होगी वैसे फॉर्म में इसको रजिस्टर किया जाता है। कब रजिस्टर किया जाता है? जब कोई वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और जो अक्यूज्ड पर्सन होता है यानी अग्रीड पर्सन, वो जब कंप्लेन करता है कि नहीं दर्ज करो, तभी। सेक्शन 2 के जो बताता है मॉनेटरी रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ इसको बोलते हैं धनी अनुतोष। मतलब जब ये अक्यूज ने एप्लीकेशन डाल दिया, उसके बाद जो मजिस्ट्रेट बोलेंगे नुकसान की भरपाई के लिए, अक्यूज पर्सन के नुकसान की भरपाई के लिए, अग्रीव्ड पर्सन के लिए, अग्रीव्ड बोलते चाहे अक्यूज पर बोल दे, मतलब वही है। मैं बार बार इधर उधर बोल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ। जैसे बीएनएस पढ़ रखा है, आईपीसी पढ़ रखा है, तो बार बार वही आ जाता है। तो अग्रीड पर्सन के को देने के लिए अगर जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने आदेश दिया है रिस्पोंडेंट को यानी प्रत्यर्थी को कि उसको पैसा दो एज ए कंपनसेशन, तो उसको मॉनेटरी रिलीफ के अंदर रखा जाएगा। मॉनेटरी रिलीफ लिख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सब में लिख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। मीन्स द कंपनसेशन विच द मजिस्ट्रेट may order the respondent to pay to the agreed person, आगे बढ़ते हैं। अभी हम सीधा बात करते हैं सेक्शन 3 के अंदर, जो कि बात करता है डिफिनीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। यही इसी में आ गया है। सेक्शन 3 बताता है डिफिनीशन डोमेस्टिक वायलेंस का। ये यूनिवर्सल नहीं है कि सेक्शन 2 हमेशा बताएगा अरे डिफिनीशन के बारे में। नॉर्मली वही बताता है ज़्यादातर केसों में। इक्का दुक्का केसेस हैं जो अलग डिफिनेशन दिए गए हैं, तो वही इक्का दुक्का है ये। तो क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस? मतलब रिस्पोंडेंट का कोई ऐसा कार्य या कार्य का लोभ या कोई भी मालफाइनेंस इंटेंशन से अगर वो ऐसे कार्य करेगा जिससे जो अग्रीड पर्सन है उसको, या चाहे उसका शारीरिक दुरुपयोग यानी उसका अगर फिजिकल अब्यूज़ कर रहा है तब कंसिडर किया जाएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। अगर उसको सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा है तब कंसिडर किया जाएगा कि वो डोमेस्टिक वायलेंस है। एंड इफ़ वर्बल या इमोशनली अब्यूज़ कर रहा है, वर्बल का क्या मतलब हुआ, गाली वाली देके, एंड इमोशनली भी कई तरीके होते हैं, भी बताऊंगा अच्छे से। इससे अगर उसको टॉर्चर कर रहा है तब कंसिडर किया जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस होगा। एंड इफ इकोनॉमिक अब्यूज़ होगा यानी उसको पैसा ही नहीं दे रहा है, उसके निजी जो मतलब कंपलसरी जो होता है उसके लिए पैसे नहीं दे रहा है, यानी इकोनॉमिकल अब्यूज़ कर रहा है, तब ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी एज अ डोमेस्टिक वायलेंस। ये 4 चीज़ें होती हैं, मेनली 4 चीज़ों का अगर उसने अब्यूज़ किया है तो कंसिडर किया जाएगा वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। क्या होता है लिखते लिखते अच्छे से समझेंगे। एनी एक्ट और ओमिशन और कमीशन एनी एक्ट ओमिशन और कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट और कंडक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ लिख रहा हूँ, और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट। मुझे कॉपी बदलनी पड़ी, इस पर राइटिंग बैठता ही नहीं है आजकल। एनी एक्ट ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट shall be considered as
डोमेस्टिक वायलेंस। इन केस इट इन केस अगर वो क्या किया हो, फिजिकल अब्यूज़ किया हो, फिजिकल अब्यूज़ और मेंटल अब्यूज़। क्या मतलब हुआ? फिजिकल अब्यूज़ और मेंटल अब्यूज़ का अच्छे से डिफाइन करते हैं। यानी महिला को अगर फिजिकल पेन हुआ है, कुछ ऐसा काम उसने किया है उसके साथ, यानी उसको मारा पीटा है, एंड या कुछ उसके साथ ऐसा दुरुपयोग किया है और जिससे उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी तब, या कुछ ऐसा काम किया है जिससे उसका हेल्थ खतरे में पड़ सकता था या पड़ा है तब। ऐसे ही पॉइंट करके छोटा छोटा लिख लेते हैं ये भी, जिससे क्या हो, इसमें क्या कंसिडर किया जाए, जैसे फिजिकल पेन हुआ हो अगर तब। दूसरा, अगर उस एंडेंजर हर लाइफ और हेल्थ, अगर उसके स्वास्थ्य को या क्या बोलते हैं लाइफ को खतरे में डाला हो तब। दूसरा क्या होगा, इन केस ऑफ लिख दें, इन केस लिखा सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज मतलब, सेक्सुअली अब्यूज का क्या मतलब हुआ, उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया हो या कुछ ऐसा काम किया हो जिससे उस महिला को इंसल्ट फील हुई हो, मतलब उसकी क्या बोलते हैं गरिमा को आँच पहुँची हो, तो ऐसा केस ऐसा माना जाएगा कि उसके साथ वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। सेक्सुअल अब्यूज़ मतलब जो महिला ना करनी चाहती हो वो करवा रहा हो, तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। क्या होगा, एनी ऑफेंस लिख लेते हैं छोटा सा, एनी ऑफेंस that insults or violates the dignity of a woman। जो महिला की एक आदर होती है, एक डिग्निटी होती है, उसको अगर ठेस पहुंचती है तो वह कंसिडर किया जाएगा कि वो वायलेंस कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। तीसरा क्या होगा, वर्बल अब्यूज़, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ का मतलब क्या होगा, जैसे उसको इंसल्ट करता है पब्लिकली एंड उसको गाली दे के बुलाता है, या उसको टॉन्ट मारता है, उसको ताना मारता है कि उसको लड़का पैदा नहीं हो रहा है। ठीक, वर्बली तो ये हो गया कि उसको गाली दे के बुला रहा है, ये हो रहा है, एंड उसको ताना मार के उसको इमोशनली अब्यूज़ करता है। मतलब एक ही चीज़ है। क्या होता है, क्या होगा इसमें, इंसल्टिंग, अब्यूजिंग, टॉन्टिंग फॉर नॉन बर्थ ऑफ बॉय। या ये हो गया बॉय, एंड या उसको क्या बोलते हैं थ्रेटन करता है, यानी चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो भी कंसिडर किया जाएगा कि वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। इसे लिख लेता हूँ थ्रेटनिंग। वर्ड कहीं पे गलत हो सकते हैं बट इंटेंशन जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ आई थिंक आ रहा होगा। फोर्थ होगा इकोनॉमिकल अब्यूज़। इकोनॉमिकल अब्यूज़ जैसे नॉर्मली बात करते हैं, जैसे शादी करके ले आए, घर में रखे हो ना, उसको खाने के लिए पैसे दे रहे हो, ना उसकी रोज़मर्रा के लिए दे रहे हो, ना कुछ ला रहे हो, मतलब एकदम ऐसा नहीं कर सकती वो कि मेरे साथ कुछ
ना फिजिकल अब्यूज़ किया, ना मेंटल अब्यूज़ किया, ना सेक्सुअल अब्यूज़ किया, ना वर्बल अब्यूज़, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते ना मैंने इसको फिजिकली मारा है, ना इसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, ना वर्बली अब्यूज़ किया है, तो मेरे ऊपर कैसे आ रहा है केस। तो ये भी एक केस में आ जाएगा कि आपने उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए पैसा दिया ही नहीं है। जो आर्थिक दुरुपयोग होता है, जो ज़रूरत के सामान होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लग्जरियस लाइफ जीने के लिए पैसा नहीं दोगे तो वो कर सकते, ऐसा नहीं। जो ज़रूरत के सामान है, आवश्यकता के लिए हो, आवश्यक ही है जीने के लिए, वो जब नहीं ला रहे हो आप, तब आप कंसिडर किए जाओगे कि आप डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो। नॉट गिविंग हिम, हर लिख देते हैं, हर ही होगा। नॉट गिविंग हर मनी फॉर नेसेसिटी, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया, जितना है डोमेस्टिक वायलेंस क्या क्या कंसिडर किया जाएगा। आगे बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 क्या बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो संरक्षण अधिकारी होते हैं वो क्या काम करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कि अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कि अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्या है सेक्शन 4 में, कोई भी व्यक्ति, चाहे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, वो अगर कहीं पर वो देख रहा है, उसे लग रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस होगा, अगर वो गुड फेथ में यानी बोनाफाइड इंटेंशन में दे रहा है इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। मतलब वो घटना की जानकारी अगर दे रहा है गुड फेथ में कि वो बचाना चाहता है उस महिला को, तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। इसमें यही लिखा है, लिख लेते हैं छोटा सा। थिंक यहाँ नहीं आएगा यार, जितना आएगा उतना ही लिखूँगा। एनी एक्ट क्यों, एनी पर्सन who has reason to believe that an act of domestic violence has been committed is being, मतलब या कमिटेड हो रहा या हो चुका है या होने वाला है। आपने पहले ही आपको अंदाज़ा हो गया कि भाई ये बंदा तैयार हो रहा है, जा रहा है, कब कमिट करेगा, हैज़ बीन कमिटेड और इज़ likely to be committed. Act of domestic violence has been committed, is being committed or is likely to be committed, या इन फ्यूचर होने वाला है to be committed, may give information about such incident to the protection officer or the magistrate। चाहे आप प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे सकते हो, चाहे मजिस्ट्रेट को दे सकते हो, ठीक। कोई भी पर्सन दे सकता है। ये कौन कर सकता है, कोई भी पर्सन, पड़ोसी की बात नहीं है, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कैन। एंड एक छोटा सा लिख लेते हैं, नो लाइबिलिटी, ये एल है, नो लाइबिलिटी फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन इन गुड फेथ। आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी अगर आपका इंटेंशन ठीक था कि मैं दे रहा हूँ, उसकी जान बच जाए या डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। नहीं तो ऐसा होगा तो जो जैसे ऐसा भी होता है, ऐसा क्यों होता है, जैसे
डोमेस्टिक वायलेंस आप भी साथ हो, लेकिन आपको जब लगा कि आप बचने वाले हो तो आप फ़ोन करके बता दिए उसको। ऐसा नहीं है कि जो बताएगा वो बच जाएगा। अगर आपका इंटेंशन ठीक है, आप ना जानते हो ना कुछ लेना देना आपका, आप सिर्फ आपको सिर्फ इससे मतलब है कि आप ग्रुप हित में काम किए हो, सीधी सीधी बात ये है, तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 5 के बारे में, जो कि ड्यूटीज़ की बात करता है कई लोगों की। सेक्शन 5 बात करता है कि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या है इस केस में। ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, इनकी भी ड्यूटी इसी में लिखी गई, प्रोटेक्शन ऑफिसर, या जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर, एंड मजिस्ट्रेट टू क्या हुआ, ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मजिस्ट्रेट, यहीं तक है ये। मतलब यहीं तक का क्या मतलब है, इसमें सेक्शन 5 में लिखिए क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी ये है, एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी भी, एंड सर्विस प्रोवाइडर की, एंड मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी ये है कि वो जो अग्रीव्ड पर्सन है उसको इन्फॉर्म करे, टू इन्फॉर्म द अग्रीव्ड वुमेन। पर्सन पर्सन कर रहा हूँ तो होगी तो वुमन ही, कोई नहीं, पर्सन में कोई भी आ सकता है। सेक्शन 2 क्लॉज ऑफ 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताता है पर्सन कैन बी एनी पर्सन, इट कैन बी अ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल छोड़ यार, कहाँ जा रहा है यहाँ पे, अग्रीड वुमन ऑफ हर राइट्स। मतलब जब आपके संज्ञान में ये मामला आएगा तो आपका ये दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है कि आप उस महिला को उसकी सारे अधिकारों के बारे में जिस एक्ट से रिलेटेड आप पूरी जानकारी दोगे कि क्या क्या रिलीफ तुमको मिलेगा, क्या क्या तुम्हारे साथ हो सकता है, कौन कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, हम क्या क्या हेल्प करेंगे, सब कुछ आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसके राइट को बताओ उसको। जैसे जब एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई अपनी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, तो जो उसकी कंसर्न अथॉरिटी होगी, कोई भी होगा, पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर, ब्ला ब्ला ब्ला, वो क्या क्या उसको जानकारी देंगे कि उसको जैसे क्या उसको रिलीफ मिलेगा, जैसे उसका प्रोटेक्शन क्या होगा, रेसिडेंशियल क्या होगा, मॉनेटरी रिलीफ क्या मिलेगा, एंड कंपनसेशन क्या मिलेगा, उसका क्या बोलते हैं लीगल एड कितना मिलेगा, एंड उसको उसके पास ये राइट है कि वो मेडिकल असिस्टेंट ले सकती है, एंड वो कहीं और भी जाके रह सकती है, मतलब शेल्टर होम उसको मिलेंगे। उसके बाद ये सब राइट होंगे। एक तरफ से लिखते हुए चलता हूँ, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए, एक तरफ से डिटेल में लिखता हूँ। तो क्या है, वेन अ वुमन वेन अ वुमेन रिपोर्ट्स when a woman reports domestic violence होगा, domestic violence, then the concerned authority must inform। अगर कहीं पे वर्ड नहीं समझ आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ उससे लिख लो। अब बोल के भी नहीं लिख पा रहे हो, इतने क्या बोलते हैं अबोध बालक हो, तो क्या कर सकते हैं। When a woman reports domestic violence, the concerned authority must inform her of her legal rights, इंक्लूडिंग जो कंसर्न अथॉरिटी होगी उसको लीगल राइट बताएंगे, जिसमें क्या क्या आएगा, जैसे राइट टू अप्लाई फॉर रिलीव्स, मतलब वो उसके पास ये राइट है कि वो अप्लाई कर सकती है रिलीफ के लिए। रिलीफ में क्या क्या आएगा,
एक प्रोटेक्शन ऑर्डर उसको मिल सकता है, अ, उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है, एंड उसको रेसिडेंशियल ऑर्डर मिल सकता है। कि क्या प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या होगा, रेसिडेंशियल ऑर्डर में क्या होगा, बताऊंगा डिटेल में, अभी एकदम फ्लो में चल रहा हूँ। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है कि मतलब उस ये उसका राइट सुरक्षित किया जा सकता है कि उसको आगे से कुछ ना हो, जो रिस्पोंडेंट है, जो कांड करने वाला व्यक्ति है, उसको रोका जा सकता है, यानी उससे उसको प्रोटेक्शन दिलवाया जा सकता है। रेसिडेंशियल ऑर्डर, दोनों को अलग करवाया जाएगा, उसका रेसिडेंशियल अलग करवाया जाएगा। मॉनेटरी रिलीफ, सरकार उससे कंपनसेशन इसको दिलवाएगी। एंड कस्टडी ऑर्डर, जो बच्चे होंगे उसकी कस्टडी इसको मिल सकती है। एंड कंपनसेशन ऑर्डर मतलब और भी कोई अगर कंपनसेशन होगा उसको मिल सकता है। इसमें क्या क्या आएगा ऐसे लिख लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर, इसमें क्या क्या ऑर्डर इसके पास मिल सकता है ये बता रहे हैं ना हम, उसके पास राइट क्या क्या है, अब इसको समझा रहे हैं। जैसे उसने हमको अपील की है, सर मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उसको हम बैठाएंगे और बताएंगे, देखो बच्चा तुमको क्या क्या राइट तुम्हारे पास है, तुम क्या क्या कर सकते हो। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर उसको मिल सकता है इसमें। रेसिडेंस ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर, थोड़ा थोड़ा बता दिया है, कंपनसेशन ऑर्डर। दूसरे की बात करते हैं, राइट टू लीगल एड। राइट टू लीगल एड, उसको बताया जाएगा कि जो ये उस हिंदी में क्या बोलते हैं लीगल को, विधिक विधिक या जो विधिक सहायता होती है उसको उसकी फ्री सर्विस मिलेगी, ये उसको बताया जाएगा, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी कि हम लोग आपको फ्री सेवा प्रदान करेंगे, हर जगह आपके साथ खड़े रहेंगे, आप परेशान मत हो। सी लिख लेते हैं, सी मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट फ्री लीगल सर्विसेज अवेलेबल टू हर। क्या क्या उसके पास फ्री लीगल सर्विसेज होंगे वो बताया जाएगा उसको। एंड तीसरा होगा राइट टू, ऊपर हो जाए भाई, राइट टू अप्रोच द मजिस्ट्रेट, उसके पास ये राइट है कि वो मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकती है, यानी मजिस्ट्रेट के पास वो एप्लीकेशन अपनी फाइल कर सकती है। सी कैन फाइल एन सी कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट बिफोर मजिस्ट्रेट। आगे बात करते हैं चौथे वाले में, राइट टू मेडिकल असिस्टेंट। राइट टू मेडिकल असिस्टेंट। लग रहा है आवाज भारी आ रही, कितना बज रहा है, 1:15। राइट टू मेडिकल असिस्टेंट, यानी उसको बताया जाएगा कि तुम्हारे पास क्या क्या तुमको मेडिकल, पता नहीं है मेडिकल क्या बोलते हैं, मेडिकल समझ रहे हैं ना, हिंदी नहीं याद है इसको। राइट टू मेडिकल, उसको बताया जाएगा तुमको क्या क्या मेडिकल सेवाएं मिलेंगी। इंग्लिश में लिख सकता हूँ, टू इन्फॉर्म इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी 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 ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, मतलब उसको क्या क्या मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी इसमें वो बताया जाएगा उसको। एंड राइट टू सेल्टर, सेल्टर सेल्टर क्या होते हैं, ये एक आश्रय गृह होते हैं जिसमें महिलाओं जिनके साथ ये हुआ रहता है डोमेस्टिक वायलेंस, उनको रखा जाता है। तो उनके पास उनको बताया जाएगा कि
तुमको शेल्टर होम में भेजा जाएगा, तुम्हारे को वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी फलाना टाइम का। अवेलेबिलिटी ऑफ, जैसे कब भेजा, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती भेजा जाएगा। जब वुमन बोले कि नहीं मेरे को अपने घर पे नहीं रहना है, मैं वहाँ पे कभी नहीं जाऊँगी, फलाना टाइप का होता है ना, किसी को ज़्यादा टॉर्चर कर देते हैं तो वो नहीं जाना चाहती, तो उनको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई वुमन बोलते नहीं मैं वहीं रहूँगी लेकिन उस बंदे के साथ नहीं रहेंगे, तो उस बंदे को वहाँ से भगा के निकाला जाएगा, वो अलग केस है। अवेलेबिलिटी ऑफ शेल्टर होम्स फॉर हर सेफ्टी। शेल्टर होम के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्या क्या होता है शेल्टर होम। इधर हो फुल सेक्शन 6, सेक्शन 6 बात करता है राइट टू शेल्टर, राइट टू शेल्टर, राइट टू शेल्टर, राइट टू शेल्टर नहीं है यार, क्या कर रहा हूँ, ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम, ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम, पीछे राइट टू शेल्टर लिखा ना, फिर से राइट टू शेल्टर लिख दिया, ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम वही चल रहा है। शेल्टर होम्स कि जो ये क्या बोलते हैं आश्रय गृह होते हैं, कि कर्तव्य क्या है, ये क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे एंड कब दिए जाएंगे। क्या होता है जब अक्यूज पर्सन जो होता है, अग्रीव्ड पर्सन, वो जब बोलेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को कि मुझे वहाँ पे वो अपने घर में नहीं रहना जहाँ मैं रहती थी, जहाँ मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो जो शेल्टर होम्स के जो इंचार्ज होंगे उनको बोलेगा भैया इनको भी प्रदान करो एक शेल्टर होम। एंड जो शेल्टर होम के मालिक होंगे, मालिक क्या बोल सकते हैं, जो इंचार्ज होंगे, उनकी ये ड्यूटी होगी कि वो शेल्टर होम प्रोवाइड करेंगे, उनके ऊपर ये लीगली बाउंड हो जाएगा कि भैया हमको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, सर ने बोला करने का तो करने का। क्या ड्यूटी होगी, कब होगा, द प्रोटेक्शन ऑफिसर, द प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर may request a shelter home to provide accommodation, तो रहने के लिए जगह प्रदान करो भैया। एंड द शेल्टर होम इज लीगली बाउंड टू प्रोवाइड शेल्टर, वो लीगली बाउंड हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में, जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कि अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जितना चाहे अप्रोप्रिएट, जितना गवर्नमेंट चाहे उतना अपॉइंट कर सकती है। एंड छोड़ो लिखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज पर रिक्वायरमेंट, नोट, try to appoint women protection ऑफिसर, मतलब जो प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट जो अपॉइंट करेंगी उसका भरसक प्रयास होगा जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हो वो वुमन ही हो। ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं है वुमन हो, लेकिन कोशिश पूरी की जाएगी। अगर कोई लाइबल बनता मिला जो कि वुमन हो तो वो अपॉइंट किया जाएगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ये कहना चाह रहा है। इसमें हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन 9 के बारे में, जो कि बताता है ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। 9 है यार, 9 7 के दिख रहा है। ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या क्या की ड्यूटी होगी
जो मजिस्ट्रेट होगा उसके काम में इनको सहायता प्रदान करनी होगी। ये DIR रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। एंड अगर जो अक्यूज्ड पर्सन है, जो अग्रीड पर्सन है, अगर उसको चोट लगती है तो उसका मेडिकल कराएंगे एंड मेडिकल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। ऐसे बहुत सारे इनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। अरेस्ट द नहीं है, अरेस्ट बोलो सा, असिस्ट, ज़्यादा रात हो गई है। असिस्ट द अग्रीड वूमन, प्रोटेक्शन ऑफिसर। जिसे कैसे पता चलेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को? इनको जब पता चला कि मामला दर्ज हो गया तो वो जो वुमेन है उसको ये असिस्ट करेंगे। असिस्ट द वुमेन, अग्रीड वुमन, हेल्प एंड मजिस्ट्रेट को हेल्प करेगा मजिस्ट्रेट को फाइलिंग करने में एप्लीकेशन। ठीक, मतलब मजिस्ट्रेट को उसका काम करने में हेल्प करेगा। कंफ्यूज कहाँ हो रहा, हेल्प इन फाइलिंग, हेल्प इन मजिस्ट्रेट वर्क, हेल्प इन, इतना काट रहा हूँ, हेल्प इन मजिस्ट्रेट वर्क, उसकी हेल्प में उसको उसकी वर्क में उसको सहायता करेगा, वर्क में। एंड नेक्स्ट बात कर लेंगे हम दूसरे वाले के बारे में। DIR बनाएगा, प्रिपेयर DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, DIR, प्रिपेयर DIR। जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके कंप्लेंट को लिखेगा, कंप्लेंट को लिखेगा, DIR रिपोर्ट बनाएगा एंड उसको मजिस्ट्रेट को भेजेगा, मजिस्ट्रेट को उसको भेज देगा। एंड तीसरा क्या हो जाएगा, इंश्योर मेडिकल एड। जैसे कि मैंने बताया कि अगर इसको चोट लगी है तो उसका मेडिकल करवाएगा एंड मेडिकल रिपोर्ट को भी भेजना है इसको मजिस्ट्रेट के पास। मेडिकल रिपोर्ट, अग्रीड पर्सन, अग्रीड पर्सन को अगर फिजिकल इंजरी है, मतलब उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था और उसको इंजरी हो गई है, तो फटाफट आपको पहले उसका चोट मरहम पट्टी करवाना है, यानी ट्रीटमेंट करवाना है। अग्रीड पर्सन, उसको फिजिकल इंजरी हुई है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे एंड आफ्टर मेडिकल उसका मेडिकल करवाएंगे, सेंड टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को भेज देंगे। चौथा 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 क्या होगा, जो शेल्टर होता है उसको अरेंज करेंगे। शेल्टर की बात की ना हमने, शेल्टर क्या होता है अभी इसके पहले, तो वो उसका अरेंजमेंट करेंगे भाई साहब। एंड पांचवा, इसमें इंश्योर करेंगे कि जो इस एक्ट में जो प्रावधान बने हुए हैं वो सही से अप्लाई हो रहे हों। एंड जो मजिस्ट्रेट हैं उनको उनकी सहायता करेंगे इस एक्ट को अप्लाई होने में। मतलब अब जो एप्लीकेशन डाल दें हमने, ये सब रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज ली, ऐसा नहीं हमारा काम खत्म हो गया। एज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारा काम खत्म हो गया। हम अब मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, उसको असिस्ट करेंगे, असिस्ट नहीं बोल सकते, हेल्प बोलेंगे, उसको हेल्प करेंगे कि सर ऐसे करना है, ऐसे करना है, हम ऐसे टैकल कर सकते हैं फलाना का। तो वो इंश्योर कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर एंड assist the magistrate in implementing कहीं ये लेमन लैंग्वेज हो जा रही है बट कोई ना, समझ आ रहा है, ज़्यादा बढ़िया है। एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स, आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जो 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 आप कर रहे हैं, जो जो आपके पास आ रहा है। आप एप्लीकेशन भी आप अक्यूज्ड के बिहाफ पे लिखोगे, एप्लीकेशन
ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज पर्सन। अभी हमने बात की थी ना इसी एक्ट में कि वही ड्यूटीज़ ऑफ शेल्टर होम की जब बात कर रहे थे ऊपर ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ड्यूटीज़ ऑफ शेल्टर होम। ड्यूटीज़ ऑफ शेल्टर होम्स के बारे में द प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर मे रिक्वेस्ट अ शेल्टर होम्स टू प्रोवाइड अकोमोडेशन। मतलब चाहे प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन होंगे? सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं आगे सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा। सर्विस प्रोवाइडर मतलब वही जो NGOs होते हैं जो वुमन के वेलफेयर के लिए काम वाम करते हैं, इन सबको बोल सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर। सेक्शन 10 बात करता है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर ये रजिस्टर्ड कंपनी होती है जो काम करती है महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए, जो कि इनका मेनली काम क्या होता है, जो सहायता प्रदान करती है, चिकित्सा सहायता जैसे जैसे और फाइनेंशियल हेल्प या कोई भी सहायता जो महिलाओं को दी जाती है। तो क्या सर्विस प्रोवाइडर चाहे ये स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। सर्विस प्रोवाइडर स्टेट गवर्नमेंट या इंक्लूड एनजीओज तो पता है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएट्स और इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन तो वो मानी जाएंगी कि वो सर्विस प्रोवाइडर है। इस एक्ट में क्या कैसे कौन कौन सी सर्विस वो प्रोवाइड करती हैं, जैसे सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं, जैसे असिस्ट द वुमन द अग्रीड वुमन, मेडिकल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, एनी अदर हेल्प जो कि नीड होगी वुमेन को, अग्रीड वुमेन को। आगे बात करते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 10 के बाद सेक्शन 11 के बारे में जिसमें बताया गया है ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं इस एक्ट के रिगार्डिंग। सेक्शन 12 में बताया गया है। आज सेक्शन 12 में एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन कर सकता है? या तो अग्रीड पर्सन करेगा, या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर करेगा, या एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अग्रीड पर्सन। ठीक। एंड लिखते हैं यार, ऐसे सोचने लगता हूँ, टाइम लगने लगता है, लिखते हुए करूँगा जल्दी होगा। हु विल अप्लाई क्यों बोल रहा हूँ, अपील लिख देता हूँ। हु विल अपील मजिस्ट्रेट के पास कौन कर सकता है? या तो अग्रीड पर्सन करेगा। अग्रीड पर्सन मतलब जिसके साथ हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस, वो अगर वो नहीं है, अगर उसने एप्लीकेशन डाल दी है, उसने प्रोटेक्शन ऑफिसर से संपर्क कर लिया है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर या एनी अदर बिहाफ ऑफ हर मतलब अग्रीड पर्सन। ठीक। एंड जो फर्स्ट हियरिंग होगी, पहली सुनवाई होगी, वो आवेदन प्राप्त होने के 3 दिन के अंदर होगी एंड मजिस्ट्रेट इसको करेंगे। एंड जो फर्स्ट हियरिंग की जो सुनवाई होगी वो 60 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए।
ठीक, लिखते हैं फर्स्ट हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग अंडर 3 days after receiving complaint. कौन करेगा? Who will? Magistrate. You will do magistrate करेंगे. And the completion under 60 days of first appeal. Completion of such appeal मतलब फर्स्ट अपील अंडर 60 डेज, मतलब 60 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को इसका निपटारा करना होगा. आगे बात करते हैं सेक्शन 13 के बारे में. सेक्शन 13 जो कि बात करता है सर्विस ऑफ नोटिस के बारे में. सर्विस ऑफ नोटिस के बारे में मतलब जो सुनवाई होनी रहेगी, मतलब जैसे अब एक डेट पर अरे अपील डाल दी हमने, तो अब जिस दिन सुनवाई होनी रहेगी उस दिन नहीं, सुनवाई की डेट के सेक्शन 13, हाँ, सुनवाई की डेट के 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं पहले मजिस्ट्रेट अपनी सुनवाई की तारीख की जानकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर को देंगे. ठीक, प्रोटेक्शन ऑफिसर को देंगे. एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर आफ्टर 2 days मतलब 2 दिन के अंदर उसको बताएंगे, जो रिस्पोंडेंट होगा उसको बताएंगे. प्रोटेक्शन ऑफिसर 2 दिन के अंदर रिस्पोंडेंट को बताएंगे कि भाई चल आज सुनवाई की तारीख है, क्योंकि वही तो मेन जड़ है इसलिए. तो मजिस्ट्रेट बताएंगे डेट ऑफ हियरिंग. जैसे जैसे टाइम हो रहा है वैसे वैसे गला बढ़ रहा है, भारी होता जा रहा है. मजिस्ट्रेट डेट ऑफ हियरिंग की इन्फॉर्मेशन पहले देंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर को. एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर अंडर 2 days बताएगा हमारे रिस्पोंडेंट को. इतना यही लिखा गया सर्विस ऑफ नोटिस के बारे में. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 16 जो कि बात करता है प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा. मतलब जो कार्यवाही है उसको एक प्राइवेट जगह पे यानी एक बंद कमरे में किया जाना. जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा. का ऐसा मतलब नहीं हुआ कि शूट हो रहा है. मेरे को भी एक बार लगा कि यार देख लेता हूँ, ChatGPT से पूछा, वहाँ से जेमिनी से पूछा और एक दो जगह देखा, बेयर एक्ट पढ़ा, अलग से पढ़ा. ऐसा कुछ नहीं मतलब है, ये बस लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन चाहे रिस्पोंडेंट हो चाहे अक्यूज्ड हो, अगर वो चाह रहा है तो वो इसकी सुनवाई बंद कमरे का मतलब ये है कि किसी प्राइवेट प्लेस पे जहाँ पे खाली मजिस्ट्रेट ये दोनों पक्षकार होंगे हो जाएगा. ठीक, प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा इसको लिख देते हैं, दैट इज प्राइवेट लिख देते हैं, इतना काफ़ी है. प्लेस क्या लिखा, द मजिस्ट्रेट may conduct the proceeding in camera, that is in private on request of either party. वही चाहे रिस्पोंडेंट चाहे अक्यूज्ड अगर बोल रहा है और क्या बोलते हैं मजिस्ट्रेट को लगता है
कि करना चाहिए। तब ऐसा नहीं कि बोल दिया, अगर जैसे रिस्पोंडेंट ने बोल दिया है भाई प्राइवेट में कर तो प्राइवेट में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मजिस्ट्रेट को सही लगना चाहिए कि हाँ ये बात सही कह रहा है, हमको करना चाहिए। तब अपने मन से नहीं हो पाएगा, अपने मन से। एंड सेकंड 18 बात करता है इसके बाद प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में, यानी संरक्षण आदेश। प्रोटेक्शन ऑर्डर, रुक जा। प्रोटेक्शन ऑर्डर यानी संरक्षण आदेश क्या होता है? तो जो मजिस्ट्रेट हैं वो जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके हित में, उसके पक्ष में निर्णय दे के जो रिस्पोंडेंट है यानी जो प्रत्यार्थी है यानी जो जालिम है उसको किन किन कामों से रोक सकते हैं वो बताया गया है। उसको रोक सकते हैं कि अब घरेलू हिंसा के काम मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के काम आप नहीं करोगे, ठीक, या किसी को हेल्प भी नहीं करोगे। जैसे कोई अगर ये काम कर रहा है तो उसको आप हेल्प भी नहीं करोगे। एंड इस आप इसको प्रमोट भी नहीं करोगे, जैसे आप किसी को बढ़ावा भी नहीं दोगे कि नहीं भाई तेरे को करना चाहिए। जैसे होते ना दोस्त यार कहीं कहीं पे वो अपने दोस्त को बताएंगे भाई मैं तो नहीं मार पा रहा हूँ, तुझे अपनी बीवी को मारना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ऐसा भी नहीं करोगे आप। एंड उसको रोक सकते हैं कि आप जहाँ पे वो अक्यूज्ड पर्सन रहता है रहती है, ऐसे ऐसे क्या रहती ही है, मैं जो बोल रहा हूँ वही व्यक्ति व्यक्ति रहता है, ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने में। जहाँ व्यक्ति व्यक्ति रहता है वहाँ पे आप नहीं जाओगे। एंड अगर गवर्नमेंट बोला है, गवर्नमेंट क्या मजिस्ट्रेट बोला है अगर बच्चे हैं तो आप उनकी स्कूल भी नहीं जाओगे। एंड किसी भी प्रकार से संपर्क में भी नहीं रहोगे। ये सब कुछ बातें हैं जो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर में लिख सकता है। तो लिखता है द मजिस्ट्रेट कैन पास अ प्रोटेक्शन ऑर्डर to prevent a respondent from committing domestic violence। पास कर सकता है एंड प्रिवेंट कर सकता है रिस्पोंडेंट को कि वो डोमेस्टिक वायलेंस ना करे। डायरेक्शन है ये एक तरीके से, डायरेक्शन सच एज, क्या डायरेक्शन देगा, सच एज क्या क्या हो सकता है, फॉरबिड्स टू डू डोमेस्टिक वायलेंस, मना करेगा नहीं करना है। नॉट हेल्प इन डोमेस्टिक वायलेंस, हेल्प नहीं करोगे किसी अदर पर्सन की। थर्ड डायरेक्शन द respondent not to conduct or approach the contact है यार, कंडक्ट नहीं, जहाँ कंडक्ट लिखना हो कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ, जहाँ कॉन्टैक्ट डायरेक्ट नॉट टू कॉन्टैक्ट और अप्रोच द वुमेन एट हर रेसिडेंट। आप वुमेन को अगर मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया है तो आप वुमेन को उसके रेसिडेंट पे भी नहीं कांटेक्ट कर सकते, या जहाँ पे वो काम करती है एट वर्क और वर्क प्लेस, या जहाँ पे वो काम करती है वहाँ पे भी आप उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। एंड इन केस ऑफ चाइल्ड रिस्ट्रेंट टू गो टू स्कूल, और अगर बच्चे हैं तो आपको कर दिया जाएगा, आप स्कूल भी नहीं जा सकते बच्चों से मिलने। एनी टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फॉरबिडन, किसी भी प्रकार का फॉरबिडेड, किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट मना किया जा सकता है कि आप नहीं कर सकते। जैसे अभी पीछे बात कर रहे थे ना हम कि प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलेगा, रेसिडेंशियल ऑर्डर मिलेगा और मॉनिटरी रिलीफ मिलेगा, तो वही अभी ये पूरा डिफाइन कर रहे हैं अच्छे से। अभी बात करते हैं सेक्शन 19 के बारे में।
सेक्शन 19 जो कि बात करता है रेसिडेंस ऑर्डर। रेसिडेंस ऑर्डर में क्या क्या आएगा? सेक्शन 19 निवास का अधिकार। इसमें क्या रहता है, मजिस्ट्रेट जो रिस्पोंडेंट है उसको ये आदेश जारी कर देगा, भाई तू जहाँ पे वो रहती है वहाँ से तू दूर भाग जा, यहाँ पे नहीं रहेगा। द मजिस्ट्रेट may issue a residence order to secure the right of the aggrieved woman to reside in the shared house। जैसे अगर वो दोनों किसी शेयर्ड हाउस में रह रहे होंगे, जैसे चलते नहीं लिव इन में रहते हैं, और लिव इन टाइप का रहता है ना, जैसे दोनों जन कहीं पे रह रहे थे साथ में ही, जैसे मान लेते हैं कहीं पे बाहर रह रहे थे साथ में ही, तो जो लड़का होगा जो रिस्पोंडेंट होगा उसको बोला जाएगा भाई तू निकल वहाँ से, बोरी का बिस्तर लेकर अपना हट वहाँ से। कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहे कि हम ये पे कह रहे थे साथ में वो पे कह रहे थे, कुछ नहीं मतलब है, तू हट वहाँ से, ये बोलता है जी। एंड अब सेक्शन 20 मॉनेटरी रिलीफ। मॉनेटरी रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ मतलब धनी अनुतोष। जैसे उसको अक्यूज्ड पर्सन को उसका जो नुकसान हुआ है, जैसे अगर उसके बच्चे का नुकसान हुआ है, उसका कोई अ, कोई और भी उसको नुकसान हुआ है, उसके लिए आपको कंपनसेशन देना पड़ सकता है उसके नुकसान की भरपाई के लिए। जैसे अगर उसने अपनी जहाँ से उसकी अर्निंग आ रही थी वो उसने खो दी है तब, या कोई मेडिकल एक्सपेंस हुआ तब, या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब केस में है। लिखते हैं द मजिस्ट्रेट may order the respondent to provide monetary relief to the aggrieved woman to meet her expenses और नीड्स। कब? जब उसने अपनी लॉस ऑफ अर्निंग, जब उसने अपनी कमाई का जरिया खो दिया है तब, या मेडिकल एक्सपेंस या जो आपने उसको इंजरी पहुंचाई थी उसमें उसके कुछ पैसे खर्चे हुए हैं तब, या मेंटेनेंस फॉर herself एंड चिल्ड्रन, या उस टाइम, या उसने जो अपना मेंटेनेंस किया है एंड चिल्ड्रन का, उसको भी आपको पे करना पड़ सकता है। एंड एक्सपेंसेस फॉर लीगल एड, और कुछ खर्चा किया उसने तो आपको ये भी पे कर सकता पेमेंट पड़ सकता है, करना पड़ सकता है, पढ़ सकना कर क्या बोल रहा है पेमेंट करना पड़ सकता है, बड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 21 के बारे में। सेक्शन 21 जो कि बात करता है कस्टडी ऑर्डर। जो बच्चे होते हैं कस्टडी ऑर्डर, उनकी कस्टडी मजिस्ट्रेट जो अक्यूज्ड पर्सन है उनको टेम्परेली दे सकता है, एंड जो रिस्पोंडेंट है उसको एकदम प्रोहिबिट किया जा सकता है कि तो भाई एकदम नहीं मिलेगा, इस जब तक टेम्परेरी पीरियड है तब तक तो एकदम नहीं मिलेगा, इनसे एकदम फॉरबिड किया जा सकता है। क्या बोल सकते हैं? द मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट टेम्पररी
टेम्पररी, ये ओ है, टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन टू द अग्रीव्ड पर्सन। अग्रीव्ड पर्सन जगह वुमन ले ले ज़्यादा वही मतलब सेम है मेरा। इसमें क्या बोला सकता है, रिस्पोंडेंट में एक्सट्रीमली prohibit to meet the children visiting rights if allowed। अगर जो क्या बोलते हैं रिस्पोंडेंट है, अगर उसको अलाउ किया गया तो वो विजिट कर सकता है, अगर नहीं अलाउ किया तो वो विजिट भी नहीं कर सकता, मतलब जा भी नहीं सकता वहाँ। आगे बात करते हैं सेक्शन 22 जो कि बात करता है कंपनसेशन ऑर्डर। सेक्शन 22 कंपनसेशन ऑर्डर। इसमें भी मजिस्ट्रेट आदेश देगा कंपनसेशन के लिए। क्यों देगा आदेश, कि जो उसको क्या बोलते हैं मेंटल प्रेशर हुआ है, मेंटल जो अब्यूज़ हुआ है उसके लिए, उसका जो इमोशनल अब्यूज़ हुआ है उसके लिए, या कोई भी कंपनसेशन या उसको जो और भी नुकसान हुए हैं उसके लिए। इसके पहले जो हमने किया उसमें ये सब नहीं था, उसमें था लॉस ऑफ अर्निंग हुआ है, मेडिकल एक्सपेंस जो उसने खर्च किया है, या जो उसने मेंटेनेंस मतलब उस टाइम पे जो उसने अपने ऊपर जो नेसेसरी खर्चा है वो, या अपने बच्चे के ऊपर किया है वो भी वसूला जा सकता है रिस्पोंडेंट से, या जो उसने अगर लीगल एड पे खर्चा किया होगा वो वसूला जाएगा। इसमें बात करता है अगर आपने उसको मेंटल कोई जैसे मानसिक कोई आपने उसको तकलीफ दी थी उसके लिए, भावनात्मक कष्ट हुआ था उसके लिए, या कोई नुकसान हुआ था उसके लिए। क्या क्या है इसमें, सेक्शन 22 बात करता है मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे compensation or damages to the aggrieved woman for किस चीज़ के लिए आपको मतलब रिस्पोंडेंट को बोला जा सकता है, भाई तेरे को ये भी पे करना पड़ेगा उसको, अगर इंजरी हुई है उसको और पेन हुआ है उसको और सफरिंग हुई है उसको, चाहे मेंटल चाहे फिजिकल, ठीक, या लॉस और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, या मेडिकल लीगल और अदर एक्सपेंसेस, इन सब के बारे में। अब बात करते हैं सेक्शन 23 के बारे में। सेक्शन 23 क्या बात करता है, इंटरिम ऑर्डर और एक्स पार्टे ऑर्डर। एक्स पार्टे ऑर्डर क्या होता है, इस केस में नहीं, एक्स पार्टे ऑर्डर जनरली क्या होता है वो बता देता हूँ, जो कि दिया गया है आईपीसी में। जैसे कोर्ट ने समन दिया किसी बंदे को कि भाई तेरे को, जैसे आप कंप्लेन करोगे, ठीक, आप कंप्लेन करोगे किसी दूसरे बंदे के ऊपर ही, जो दूसरे बंदे के ऊपर आप कंप्लेन करोगे तो जो कोर्ट रहेगा वो उस दूसरे बंदे को उस टाइम पे बुलाएगा, जैसे समन देगा, पहले समन देगा, समन पे बुलाएगा, अगर समन पे आप नहीं आए तो आपके अगेंस्ट में ऑर्डर हो, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। उसको बोलते हैं एक पक्ष सुनकर जो क्या बोलते हैं ऑर्डर दिया जाता है, निर्णय सुनाया जाता है, उसको बोला जाता है एक्स पार्टे ऑर्डर, एक पक्ष सुनकर। ये जनरल मीनिंग मैंने बताई, इससे कुछ लेना देना नहीं है, बट कंसेप्ट वही है। एक्स पार्टे में क्या बोलता है, इसमें इंटरिम और एक्स पार्टे ऑर्डर। पूरा बीएनएस तैयार कर रहा हूँ, उसमें टाइम लग रहा है, अच्छा सा लॉन्ग सा एक वीडियो बनेगा, सारी धारा एकदम अच्छे से।
बीएनएस, पॉस्को एंड बहुत सारे। छोड़ो, अभी एक एक करके करूँगा। एंड इसके बाद डायरेक्ट जंप करेंगे सेक्शन 27 पे, जो कि बात करता है जुरिस्डिक्शन के बारे में। जुरिस्डिक्शन मतलब कौन इसको सुनेगा, मतलब कहाँ कहाँ पे मजिस्ट्रेट सुनेंगे एंड कहाँ कहाँ पे और सब लोग सुनेंगे। जैसे इसमें सेक्शन 27 में क्या बताता है, जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन जुरिस्डिक्शन को अधिकार क्या बोलते हैं हिंदी में? हु विल हियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मेट्रो सिटी में जो मजिस्ट्रेट होंगे वो। हु विल हियर, सुनवाई कौन करेगा, मतलब ये सब जो अपील की जाएगी कौन सुनवाई करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रो सिटी में मजिस्ट्रेट। ठीक। एंड नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 27 के बाद सेक्शन 29। हाँ, ये बताना भूल गया, इनका जो क्या बोलते हैं, जो ये आदेश देंगे वो पूरे भारत में इन्फोर्सेबल होगा। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि ना 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 तुम वहाँ से तुम्हारा निर्णय आया है तो जैसे होता नहीं, जैसे हमारे स्टेट में कोई मजिस्ट्रेट है, उन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया, अब दूसरे स्टेट में हम गए तो वो बोलेगा कि नहीं भाई हम इसको नहीं मानते, ऐसा नहीं होगा। आप लिख लेते हैं, इनका ऑर्डर इन्फोर्सेबल होगा, इन्फोर्सेबल होगा इन पैन इंडिया। पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया। सेक्शन 29 क्या बात करता है, अपील के बारे में। अपील कहाँ करेंगे एंड कितने दिनों के अंदर करेंगे, ये बताता है सेक्शन 29 अपील के बारे में। अपील सेक्शन 29, अपील हम कहाँ करेंगे, वेयर, अपील हम करेंगे सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट को सेशन न्यायालय बोलते हैं, सेशन कोर्ट में। एंड जो सेशन कोर्ट होगा इसको 30 दिन के अंदर अंदर इसको नहीं सेशन कोर्ट नहीं, कितने दिन में, अंडर 30 डे, हम 30 दिन के अंदर अंदर 30 डे। सेक्शन 31 अब बात करते हैं, अगर जो रिस्पोंडेंट है वो नहीं मानता इस केस में जो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई है या जो इसको कहा गया है करने के लिए, तो उसको अप टू 1 ईयर तक की जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, यानी फाइन हो सकता है 20,000 तक का, अप टू 20,000 और बोथ दोनों भी हो सकता है। तो पनिशमेंट इसमें क्या है, सेक्शन 31 पेनल्टी फॉर कंपनसेशन ऑफ ऑर्डर्स। इसमें क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा अप टू 1 ईयर और फाइन होगा अप टू 20,000 और बोथ, या तो ये या तो ये या तो दोनों, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। सेक्शन ऊपर जब सेक्शन 30 में एक छोटी सी बात बोलता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर या मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। पब्लिक सर्वेंट मतलब सरकारी कर्मचारी, ये मान लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू बी पब्लिक सर्वेंट। अब बात करते हैं सेक्शन 32 के बारे में। 31 हो गया था, 32 के बारे में बात करते हैं, जो कि बताता है
32 क्या बताते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हमारे ऑफेंसेस के, तो होगा ये कॉग्निजिबल, कॉग्निजेंस एंड प्रूफ, कॉग्निजेंस एंड प्रूफ। तो ये कॉग्निजिबल होता है जो कि नॉन अवेलेबल होता है। आगे सेक्शन 33 जो कि बात करता है पेनल्टी फॉर, दिखाई नहीं रहा पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। मतलब जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन या निर्वहन ठीक से नहीं करता है या नहीं करता है तो उसको क्या दंड मिलेगा, क्या पनिशमेंट मिलेगा। तो क्या बोला गया है, पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। क्या प्रोटेक्शन मिलेगा उसको, प्रोटेक्शन उसको मिलेगा, प्रोटेक्शन कहाँ मिलेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर को क्या दंड मिलेगा, ये बात कर रहे हैं। पनिशमेंट क्या मिलेगा, पनिशमेंट उसको मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट उसको मिलेगा, मतलब जेल उसको होगी अप टू 1 ईयर तक की, और फाइन उसको हो सकता है अप टू 20,000 तक का, और बोथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेक्शन 34 बताते हैं पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। ऐसा लग रहा होगा, सेम है। इसमें क्या कहा गया है ये देखते हैं। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है, उसकी प्रायर परमिशन लेनी जरूरी है। वो इसमें लिखा गया है। मतलब पेनल्टी तो हमको लगेगी 33 के हिसाब से, आर्टिकल 33 के हिसाब से, इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक की और फाइन 20,000 तक का और बहुत। लेकिन बताया गया है कि आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के ऊपर कोई भी एक्शन लेने से पहले स्टेट गवर्नमेंट से एक बार पूछ लीजिएगा जरूर पहले। क्या बताया गया है इसमें, प्रायर अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या सिंपल। इसमें 37 सेक्शन है, 37वां यानी लास्ट, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। मतलब आर्टिकल 37 बताते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये रूल है कि इस संदर्भ में वो कोई भी नियम बना सकता है। इसमें क्या बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो कोई भी नियम बना सकती है, लेकिन जब संसद सत्र चालू होगा उस चलते ही 30 दिन के अंदर अंदर दोनों सदनों में ये करवाना होगा। पास करवाना नहीं होगा, मतलब दोनों सदनों में रखना होगा, ये मान लेते हैं या ये लिखा गया है कि जैसे जो केंद्र सरकार है कोई भी नियम बना सकती है, लेकिन जैसे संसद सत्र चालू होगा चलते ही 30 दिन के भीतर आपको दोनों सदनों में इसको, दोनों सदनों के समक्ष आपको ये रख देना है कि भाई ऐसा ऐसा रूल है जो हमने इस कंटेक्स्ट में बनाया हुआ है। तो किसमें क्या बताया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक एनी रूल्स बट कंडीशन क्या है, बट it shall be put in front of both the session after parliament start within 30 days। थोड़ा सेंटेंस ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं जो बताना चाहता था वो बता दिया, तो वो हो गया। दैट्स इट।